हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमी के सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दोनों बताए थे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस भी बताए थे, उसको आज डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद फिर प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग को बर्दाश्त की क्षमता के अनुसार। तो प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान मतलब वो ज़्यादा मतलब वो टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, मतलब उसमें बस ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, बस उसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो जस्ट लाइक हिस्ट्री की तरह है, लेकिन इसमें समझना है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दोनों में डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स एक साइंस है, मतलब एक स्टडी है, एक सब्जेक्ट है जो जिसमें पूरा मतलब मनी का साइंस है ये, ठीक है ना, साइंस ऑफ मनी। लेकिन इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक पर्टिकुलर एरिया है। किस एरिया का इकोनॉमी? जैसे इंडियन इकोनॉमी, महाराष्ट्रियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, वहाँ पे अब खाली इकोनॉमी बोलिएगा तो वो सब्जेक्ट वैलिड नहीं हुआ, ठीक है। इकोनॉमी मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया का बात हो रहा है, उस एरिया का इकोनॉमी है ना। तो इकोनॉमी बहुत छोटा चीज़ है, इकोनॉमिक्स बहुत ब्रॉड है ना। तो ये टर्म जो है सबसे पहले कौन दिए थे? इकोनॉमिक्स का टर्म जो है सबसे पहले कौन दिए थे? हाँ, रैगनर फ्रिस्क, यहाँ रैगनर फ्रिस्क यहाँ लिखा हुआ फोटो भी है उनका। तो ये जो है 2 टाइप का इकोनॉमिक्स बताए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये ऐसा अर्थशास्त्र है, मतलब ऐसा इकोनॉमिक्स है जिसमें कि आप इंडिविजुअल के बारे में पढ़िएगा। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स एक लैटिन वर्ड है, माइक्रोस, लैटिन वर्ड है माइक्रोस, जिसका मतलब वही होता है इंडिविजुअल। और मैक्रो भी एक लैटिन वर्ड है, मैक्रोस, इसका मतलब होता है एग्रीगेट, मतलब संपूर्ण, ठीक है। तो ये आप पूरा कंप्लीट पढ़िएगा और ये व्यक्तिगत पढ़िएगा, नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है, आगे बताने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट, हाँ वो इकोनॉमी बताया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल्स जैसे देखिए, मैक्रो का पूरा इंडिया, अरे पूरा वर्ल्ड हो गया ये कोई पर्टिकुलर चीज़ इंडिविजुअल का कुछ सामान हुआ, सीढ़ी उड़ी, ठीक है। और नेक्स्ट में दिखाएंगे अच्छा से। देखिए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल में क्या क्या आएगा? नेशनल इनकम, पूरे राष्ट्र का इनकम, है ना। पॉपुलेशन, पूरे राष्ट्र का पॉपुलेशन। पॉवर्टी, गरीबी, कोई एक आदमी इंडिविजुअल का डिस्कशन नहीं होता है कभी भी, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी एक आदमी का डिस्कशन नहीं होता है। अच्छा, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स का बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? कॉस्ट, डिमांड, सप्लाई, रेवेन्यू, प्राइस, मार्केट। यह हमेशा हम लोग कोई पर्टिकुलर आइटम्स के बारे में बात करेंगे या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। इसका कॉस्ट बढ़ गया, इसका डिमांड बढ़ गया, फ्रिज का डिमांड बढ़ गया, एसी का डिमांड बढ़ गया, एसी का सप्लाई कम है, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल, मतलब जिसमें आप इंडिविजुअलिटी आ जाएगा, जिसमें नामी से आपको ग्रुप दिखेगा, एग्रीगेट दिखेगा। तो ये मैक्रो हो गया, ये माइक्रो हो गया, समझ गए। नेक्स्ट, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ को जब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? साइंस ऑफ मनी जो है वो क्या है? इकोनॉमिक्स। लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इनटू ए पर्टिकुलर एरिया। इकोनॉमिक्स ही है लेकिन उसका एप्लीकेशन हम पर्टिकुलर एरिया पे कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, है ना। तो अगर इकोनॉमिक्स थ्योरी है तो प्रैक्टिकल क्या होगा? इकोनॉमी। तो प्रैक्टिकल चीज़ अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो इकोनॉमी है, एरो देख रहे हैं। और अगर कोई चीज़ का हम स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या है? इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जस्ट लाइक ए साइंस ऑफ मनी, ठीक है। और इकोनॉमी क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इनटू ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया में हम जो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जैसे अभी हम लोग जितना भी आगे पढ़िएगा तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़िएगा, इंडियन इकोनॉमी पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट, तो इकोनॉमी का जो टाइप्स होता है वो देख रहे हैं हम लोग। तो डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलप इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप इकोनॉमी, ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार के हिसाब से ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, ठीक है, उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड बोले तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना क्यों चाहिए? 2 कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है। चुन्नू और मुन्नू अगर है तो जिसमें एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट होगा, यही होगा। तो अगर ये
नेक्स्ट बगल वाले कंट्री के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुला है तो वो ओपन हो गया, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो क्लोज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब दोनों चीज़ हो रहा है, नहीं बंद है यहाँ, तो ये क्या हुआ, क्लोज इकोनॉमी है। यहाँ खुला है, आयात निर्यात दोनों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होगा तो ये ओपन इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमी का हिंदी होता है अर्थव्यवस्था, है ना। तो ओपन इकोनॉमी वैसा इकोनॉमिक्स होता है जिसमें कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड का, किसी से भी साथ आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसका फीचर्स क्या होगा, ये बहुत सेंसिटिव होगा। क्यों, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए दूध वाला आ रहा, डेली दूध दे रहा आपको, बाहरी आदमी से आप, ये ओपन इकोनॉमी हुआ, बाहरी आदमी से आप डिपेंडेंट हैं। तो अगर दूध वाला का जो गाय है वो दूध देना बंद कर दिया, आपका भी तो डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो गए थे, ठीक। अगर दूध वाले का मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ पाएगा, उससे आपका भी तो दूध नहीं मिला आपको। तो इसी तरह का मतलब जिससे आप डिपेंडेंट हो गए हैं, जैसे इसलिए ये बहुत सेंसिटिव होता है। इंटरनेशनल इवेंट्स कुछ होगा तो जैसे मान लीजिए वो रसिया में वार हो रहा है तो उससे अपना इकोनॉमी डिस्टर्ब होगा ना। क्यों, क्योंकि अपना इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, वहाँ जो क्रूड ऑयल है, रिजर्व्स है, वो हमको नहीं मिल पाएगा। तो जिस चीज़ में डिपेंडेंसी होगा, ओपन इकोनॉमी में डिपेंडेंसी होगा ही होगा, किसी न किसी माध्यम से डिपेंडेंसी होगा ना। तो इसलिए कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स होगा तो सेंसिटिव हो जाएगा। तो डोमेस्टिक के साथ साथ हम लोग एक्सटर्नल इकोनॉमी पर भी डिपेंडेंट रहेंगे, है ना। क्यों, समझ में आ रहा है बात। हाँ, तो डोमेस्टिक और एक्सटर्नल इकोनॉमी पर भी हम लोग डिपेंड्स रहते हैं एक ओपन इकोनॉमी में। नेक्स्ट, क्लोज्ड इकोनॉमी जो ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन रहता है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध रहता है, ठीक। बाहरी लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे यहाँ आकर के। जैसे हमारा मुगल साम्राज्य के टाइम में क्लोज इकोनॉमी था, बाहरी लोग को व्यापार करना मना था। बाद में जहांगीर के टाइम में थॉमस रो आए तो फिर व्यापार हुआ, है ना। तो इसका फीचर्स क्या होगा, ये इनसेंसिटिव होगा। इंटरनेशनल इवेंट्स में कुछ भी हो हमको क्या मतलब, है ना। ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनल इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट रहेगा, उसका कुछ डिस्टर्ब हुआ तो डिस्टर्ब होगा, है ना। तो क्लोज्ड इकोनॉमी किसको बोला जाता है, नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया एक्चुअली ओपन इकोनॉमी है, बट नॉर्थ कोरिया का जो मेन हेड है ना, पीएम बोलो चाहे प्रेसिडेंट बोलो, जिम जोंग जिंग, है ना। तो वो बहुत ही बड़ा लफाड़ी आदमी है। वो क्या करता, अपना मनमानी करता, किसी का नहीं सुनता। तो उसके बाद जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बोल दिए, ठीक है, कि भाई एक का नॉर्थ कोरिया से कोई मतलब रिलेशन मत बनाओ, वो लफाड़ी आदमी है। मतलब यूएन भी बोल दिया, है ना। यूएन जो पूरे मतलब कंट्री संभालता है वो भी, उसका मेंबर्स सब लोग बोल दिए भाई नॉर्थ कोरिया से कोई मतलब अपना रिलेशन मत रखो, कि कब क्या करेगा उसका खुद का ठिकाना नहीं है ना। तो रिलेशन ख़राब करके रखा है, इसलिए उत्तर कोरिया जो है आपका क्लोज इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। हालांकि ट्रेड होता है बट बहुत लिमिटेड। इंडिया जो है 1991 से पहले जो है वैसा ही बिहेव करता था, है ना, लगभग। नेक्स्ट, अब 1991 में हुआ क्या था बताते हैं। 1991 से पहले जो है रसिया से बहुत लोन लिए हुए था, ठीक है। अब हुआ था कि 7 दिन में 100 करोड़ रुपया जो है उसको देना था रसिया को। अब ये क्या, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो उस समय हुआ क्या था, 1991 में यूएसएसआर टूट गया था। जितना भी बलूचिस्तान, कोशिस्तान, क्या उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और ये सब जितना भी था, यूक्रेन, ये सब रसिया में था। तो सब अलग हो गया। तो जब डिसइंटीग्रेशन हो गया यूएसएसआर का, तो गल्फ कंट्रीज में पूरा वार हो गया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया को उसको पैसा देना था, कर्जा चुकाना था। अब इंडिया के पास है ही नहीं माल, देगा कहाँ। तो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, भुगतान का संतुलन गड़बड़ा गया था, समस्या हो गया था। इसलिए वहाँ पर मतलब इंडिया का इकोनॉमी डिस्टर्ब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसीलिए मतलब उस समय के बाद से वो ओपन इकोनॉमी कर लिया, दूसरे से लोन लिया, दूसरे से व्यापार किया, फिर वो पूरा किया।
अब देखिए इकोनॉमी जो है सिस्टम के आधार पे हम लोग कैसे, ऑनरशिप के आधार पे होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके फादर कौन है? एडम स्मिथ। इसके फादर कौन है? कार्ल मार्क्स। और इसके फादर कौन है? जेएम कीन्स, है ना, पढ़ेंगे अभी पूरा, ठीक है। जेएम कीन्स, जॉन मेटार्ड कल बताए थे। तो अभी इसको कल हम इसको बताए हुए हैं कि मतलब ये इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बॉडी इन्वॉल्व रहेगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगा, इसमें गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व रहेगा, वेलफेयर ओरिएंटेड रहेगा, और ये दोनों मिक्स रहेगा। लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये मेन फोकस रहता है ये तीनों को आंसर का। ये तीनों का आंसर अगर हमको मिल जाएगा तो हमको मालूम चल जाएगा कि इकोनॉमी कैसा है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तीनों का आंसर पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि इकोनॉमी हमारा किस तरह का है, ठीक है। देखिए क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिज्म बोले तो पूंजीवाद। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उस बात का चीज़ है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या हुआ था, हमको फ्रीडम है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन रहेगा? जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग रहेंगे। कौन? प्राइवेट बॉडी। प्राइवेट बॉडी में कौन? टाटा, अम्बानी, बिरला, जो भी है, जो अपना गवर्नमेंट से लिंक नहीं है उनका, वो प्रॉफिट पे अपना सब कुछ चला रहे हैं। तो ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जो भी आदमी काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, वो इकोनॉमी कौन सा होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। उसको बिल्कुल फ्रीडम है। अब देखिए इसका प्रॉब्लम क्या होगा, क्या हुआ, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मेन प्रॉफिट, उद्देश्य उसका लाभ रहता है। तो जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉफिट मोटिव रहेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगा, प्राइस मैकेनिज्म रहेगा इसका कि भाई हम कितना पैसा लगाए, हमको कितना मिला। कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं है, अरे कंज्यूमर सोवरेनिटी रहेगा, मतलब उपभोक्ता के हिसाब से ये आदमी को डिमांड, गर्मी में डिमांड एसी का ज़्यादा है तो हम एसी ज़्यादा बनाएंगे, मतलब कंज्यूमर ओरिएंटेड है, एज पर कंज्यूमर डिमांड्स, कंज्यूमर सोवरेनिटी, है ना। फ्री ट्रेड है, मुक्त है, फ्रीडम है, किसी के भी साथ तुम व्यापार कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है ना। आपका लेबर मार्केट में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आप अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। ऑनरशिप भी फ्रीडम है, आप सब लोग प्राइवेट बॉडी करेगा, ऑनरशिप भी प्राइवेट बॉडी करेगा। लेकिन देखिए इसका नुकसान क्या होगा, ठीक है। देखिए कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो उसको कंज्यूमर को बहुत चॉइस है भाई। कोई भी प्राइवेट कंपनी है, मान लो जैसे मान लो टूथपेस्ट है, पहले आया कोलगेट, ठीक है, फिर आया आपके पेप्सोडेंट, मतलब नमक है इसमें, फिर आया दंत कांति जो जड़ी बूटी से बनाया गया है, फिर आया क्लोजअप, पास में आते हैं इससे लोग, मतलब लड़का लड़की जो भी, तो सब अपना अपना स्टाइल से प्रचार कर रहा है और अपने अपने स्टाइल से। तो इसमें कंज्यूमर जो है, अपने कंज्यूमर को बहुत सारा वैरायटी मिला हुआ है। सब प्राइवेट बॉडी है लेकिन कंज्यूमर को चॉइस बहुत है। तो जब प्राइवेट बॉडी रहेगा तो बहुत सारा चॉइस रहेगा, है ना। तो उसमें जो है कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई और कंपटीशन सब इंटर रिलेटेड होता है। किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है तो उसका सप्लाई भी ज़्यादा होगा, और ये दोनों ज़्यादा होगा तो कंपटीशन भी होगा, है ना। तो जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा तो कंपटीशन भी दबा के होगा। इस सब में कौन जीतेगा? जो कंपटीशन जीत जाए उसका ज़्यादा पैसा खर्चा होगा, अरे ज़्यादा बिजनेस होगा। तो इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, इनोवेशन भी ज़्यादा होता है। भाई नया चीज़ पैसा कमाने के लिए लोग नया नया इनोवेट कर देते हैं, है ना। ज़्यादा काम कीजिएगा ज़्यादा पैसा मिलेगा, मोर वर्क मोर अर्निंग, हायर एंड फायर पॉलिसी यहाँ यूज होगा। आप काम के लायक हैं तो आपको हायर करेगा, आपका तबीयत खराब हो गया, आपके मौसी की तबीयत खराब हो गया, आप अपसेंट चल हट दूसरा आएगा, ठीक है। तो यहाँ हायर एंड फायर होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? हायर एंड फायर, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट, सब एक नंबर का क्वेश्चन है। तो प्राइवेट कंपनी में हायर एंड फायर पॉलिसी यूज होता है, समझ गए। नेक्स्ट, अब आ जाइए फायदा, अरे घाटा। कुछ फायदा है तो कुछ घाटा भी तो होगा। इनइक्वालिटी इन इनकम, जो आदमी कंपटीशन में जीत गया
वो दबा के कमाएगा, बाकी लोग लल्लू हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म, मतलब क्या उसको बोलते हैं, ह्यूज गैप हो जाएगा रिच और पुअर में। मतलब अंबानी बन जाएगा और नीचे वाला लोग जो है नीचे ही वाला लोग बन जाएगा। मतलब कंपटीशन में जैसे अभी देखिए एयरटेल और बाकी वोडाफोन और आइडिया सब खत्म हो गया। जियो आया, कंपटीशन जीत गया, सबको लपेट लिया, अकेले अमीर हो गया, आइडिया वोडाफोन सब चला गया कहाँ कहाँ। तो ह्यूज गैप हो जाएगा, है ना। उसके बाद कैपिटलिज्म में क्या होगा, जो भी मोनोपोली हो जाता है वर्कर्स और कंज्यूमर्स के बीच, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए फिर कोई नया इनोवेटिव आइडिया मिलेगा तो वो निकल जाएगा। जैसे पहले फेसबुक था, व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप हो सकता है व्हाट्सअप को हराने वाला कुछ टेलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कंपटीशन इतना टाइट है कि कौन कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मोनोपोली होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मोनोपोली होगा। इससे बढ़िया कोई बढ़िया आ गया तो ये पेला जाएंगे, दूसरा हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी दबा के होता है। आप मतलब कंपटीशन में आए हैं, मार्केट में आए हैं, तो आप इनोवेटिव आइडिया लगाइएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, नया नया रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करके कुछ नया बनाइएगा, तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी दबा के होगा इसमें। तो सब समझ में आ रहा है, क्लियर कट है। तो इसमें इक्वलिटी का इनइक्वलिटी इनकम में हो जाता है, कैपिटलिज्म में मोनोपोली हो जाता है, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हो, और इसमें रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन अच्छा होता है, ठीक है। तो ये आपका डिसएडवांटेज है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिसोर्सेज भी यूज करना डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट, कहीं का खिड़की खोल दीजिए, गूंज रहा है आवाज़ बहुत ज़्यादा। अरे खिड़की खोल दीजिए, पर्दा नहीं भी रहा तो चलेगा। हाँ, अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहाँ कहाँ है, कौन कौन कंट्री में है। हांगकांग में है, यूएई में है, बोले तो सऊदी अरब, सिंगापुर में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, स्विट्जरलैंड में है, यूनाइटेड किंगडम में है, अमेरिका में है, आयरलैंड में है। मेन अमेरिका में है, ये इसी से आपका पढ़ के बनाए थे वो एडम स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके फादर कौन है कैपिटलिज्म, एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ इकोनॉमी के भी फादर हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी फादर हैं, अमेरिका पर शोध करके बनाए थे। नेक्स्ट, अब आ जाइए सोशलिस्ट इकोनॉमी का शुरुआत। कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं, जर्मनी का बहुत बड़ा फिलोसफर है। ये एक बुक लिखे थे दास कैपिटल, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उसमें बताए थे कि अमीर जो है और गरीब जो है बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया है। अमीर और गरीब एक दूसरे को कट्टर हो गए हैं। मतलब अमीर चाहता है कि भाई तू गरीब इसलिए बन गया कि वो तू मेहनत नहीं किया, और गरीब बोलता है अमीर बन गया तो बाबा बन रहा है। ये मतलब दोनों के बीच में मनमुटाव हो जा रहा है, ठीक है। मतलब क्लास को लेके स्ट्रगल हो गया है दोनों के बीच में। कहने का मतलब कि जो अमीर है, अमीर मतलब गरीब लोग को भाव नहीं दे रहा है, और गरीब भी अमीर लोग के लिए कभी मतलब जुलूस निकाल रहा है, मतलब कुछ चाह नहीं रहा है कि ज़्यादा अमीर बने, क्यों मतलब जुलूस निकाल रहा है, दंगा फसाद कर रहा है कि ऐसे किया वो ऐसे किया, मतलब इसको कैसे भी बर्बाद करना चाह रहा है, ठीक है। भले ही वो कर ना पाए अलग बात है, लेकिन मनमुटाव मन में वैसा फैल जा रहा है। तो यही बात कार्ल मार्क्स दास कैपिटल में मोटा मोटी समझाए हैं कि क्लासेज जो है उसमें स्ट्रगल बहुत हो गया है, ये अमीर और गरीब के गैप बढ़ने से, ठीक है। तो ये दास कैपिटल में ये समझाए थे, तो इसीलिए फिर वहाँ पर वो बोले, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं आपको। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बोले कि भाई जब अलग अलग लोगों को फ्रीडम होगा तो लोग एक दूसरे को रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सोशलिस्ट मतलब सामाजिकता ख़त्म हो जाएगा लोगों में। तो वही बोले कि जितना भी डिसीजंस है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स साहब बोले कि सोशल वेलफेयर के लिए जितना भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, इससे हमारा समाजवाद सोशलिज्म मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का खोज किए फिर ये, ठीक है। समझ में आ रहा बात, दास कैपिटल में ही सब कुछ बताए हैं। नेक्स्ट, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो फादर कौन हुए, कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट सारा चीज़ कंट्रोल कर रहा है। प्लान भी होगा, एक साल का बजट निकाल के सब कुछ करेगा, उसके बाद कमांड भी होगा, गवर्नमेंट अपने को ऑर्डर करेगा, है ना। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है ऐसा इकोनॉमी जिसमें रिसोर्सेज जो होता है सारा कुछ ओन्ड, मैनेज और रेगुलेटेड बाय दी स्टेट। स्टेट बोलो तो
गवर्नमेंट सब कुछ मेंटेन करेगा। तो सेंट्रल आइडिया जो है इकोनॉमी का मतलब मेन जो है सिमिलर राइट होना चाहिए सबको, प्रत्येक पर्सन्स को इसमें जो है प्लांट प्रोडक्शन का फायदा मिलेगा, है ना। तो हर एक आदमी को इसमें एवरी पर्सन को इक्वली ट्रीटमेंट होगा, सबको इक्वली फायदा भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो सोशलिस्ट का इसमें देखिए फीचर्स क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा इसका, मेन ऑब्जेक्टिव है इसका सोशल वेलफेयर, है ना। तो इसका जो है ऑनरशिप, सोसाइटी का ऑनरशिप होगा प्रोडक्शन के लिए, पूरे सोसाइटी का। जो भी डिसीजन है प्रोडक्शन का वो कौन लेगा, गवर्नमेंट। ये मशीन गलत हो गया है, मैकेनिज्म होगा, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म जो है इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ, हाँ, यहाँ पे कंपटीशन भी नहीं होगा, इकोनॉमिक भी इक्वलिटी में रहेगा, इनोवेशन नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट कर रहा है तो लोग क्यों इनोवेशन करेंगे, क्या ज़रूरत है। तुमको अगर 50,000 रुपया गवर्नमेंट तुम काम करो तभी मिलेगा, नहीं करो तभी भी मिलेगा, इसीलिए तो प्रॉब्लम होता है हम लोग को, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर लेस इनोवेशन होगा, मोर वर्क को ज़्यादा अवार्ड नहीं मिलने वाला है, रिवार्ड नहीं मिलने वाला, इसलिए लोग ज़्यादा काम करते नहीं है गवर्नमेंट में। हायर एंड कीप पॉलिसी होगा, एक बार जॉब लग गया तो फिर आप मौसी के घर जाइए चाहे मौसा के घर जाइए, आपको रखा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस हो रहा है ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउड नहीं है कुछ भी करने का, ठीक। उसके बाद जो है चॉइस कंज्यूमर को कम मिलेगा। अब जैसे कोई गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, जैसे रेलवे से ही समझ लीजिए, अब यहाँ से आदिलाबाद जाने का 2 ही ट्रेन है, जाना है तो जा, नहीं तो मत जा। अब अगर प्राइवेट ओनरशिप देता तो बहुत सारा फैसिलिटी कुछ और भी देता, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपका टूथपेस्ट का ही था, गवर्नमेंट सबसे सस्ता वाला जो मिलेगा कि जिसको सब्सिडी कम देना पड़े वो दे देगा, तुमको खरीदना है तो खरीद, नहीं तो तू अपना समझ। तो कंज्यूमर्स के लिए चॉइस तो कम हुआ ना, क्योंकि जो सबसे सस्ता सुविधा जो गवर्नमेंट के लिए सिचुएशन फेवरेबल होगा वही चीज़ करेगा वो, तो कंज्यूमर्स को तो बहुत ऑप्शन नहीं मिला, तो ये लेस चॉइस होगा, ठीक। नेक्स्ट, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का समझ में आ गया। अच्छा, मैकेनिज्म है, ठीक। डिमांड और सप्लाई जो है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखा जाएगा लेकिन कंपटीशन में नहीं रहेगा। अच्छा, रिच और पुअर के बीच में भी लेस गैप होगा, इक्वलिटी में रहेगा, ठीक। तो जो भी चीज़ वहाँ पड़े हैं इसको कोरिलेट करके यहाँ आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसका नुकसान क्या होगा, ये हो गया नुकसान। देखिए प्योर मोनोपोली होगा। डिमेरिट्स क्या है इसका, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, मतलब आपका जान पहचान का कोई बहुत बड़ा DRM है चाहे GM है तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, आप ट्रांसफ़र करा लीजिएगा, चाहे आप अपने बच्चा को नौकरी लगवा लीजिएगा, मतलब नेपोटिज्म का बढ़ावा हो रहा है यहाँ। जिसका जान पहचान बढ़िया है तो अपना ऊपर अप्रोच लगा के, लिंक लगा के कुछ भी कर ले रहा है, तो भाई बचेवाद। फिर रेड कैपिज्म, वही बात हुआ। रेड कैपिज्म मतलब क्या हुआ, कोई काम में जानबूझ के देरी करना जिससे करप्शन हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए आपको पहले ऑनलाइन नहीं था, पास बनवाना था, पास बनवाने के लिए 200 रुपया दीजिए तो पास होगा। लीव लेना है, लीव लेने के लिए कोई काम कराना है, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, भाई भतीजावाद रहा तो हो जाएगा जल्दी, वो नहीं हुआ तो कुछ पैसा दीजिए तब होगा, और नहीं दीजिएगा तो भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाइएगा उसका, है ना। तो डिले जानबूझ के इसमें हो रहा है रेड कैपिज्म की वजह से, क्योंकि वो जानता है कि हमारे अलावा इसको कोई करने वाला है नहीं, ये आएगा हमारे ही पास, तो रेड कैपिज्म बढ़ रहा है। प्योर मोनोपोली हो रहा है। जैसे वहाँ पर क्या था, मोनोपोली था, जो कंपटीशन में जीत गया लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए था, उससे बेटर कोई आ गया तो वो निकाल देगा उसको। जैसे पहले वोडाफोन बढ़िया था, जियो आया तो जियो निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्योर मोनोपोली हो रहा है। अब जैसे जो DRM है वो जिंदगी भर के लिए मोनोपोली करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर मोनोपोली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए मोनोपोली हो रहा है, पूरी प्योर मोनोपोली हो रहा है। जो ऊंचा पोस्ट पे है वो नीचे वाले पोस्ट को मोनोपोली है, कुछ भी करेगा, है ना। तो इस सब आप खुद रेलवे से ही सब कुछ समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ होगा, ये आपका डिमेरिट्स है, ठीक है। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला गया है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल क्या है, USSR जब वो नहीं हुआ था, डिसइंटीग्रेशन के पहले, है ना। नेक्स्ट,
अब देखिए क्या हुआ, 1929 में अमेरिका के साथ प्रॉब्लम हुआ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का साइड इफेक्ट्स दिखाया जा रहा है आपको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में 1929 में अमेरिका के साथ जो है शेयर मार्केट अचानक से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, है ना। 1929 में अमेरिका के साथ शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर गया। तब एक नया साइंटिस्ट आए, जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स, ठीक है। तो जेएम कीन्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत कुछ मतलब एक बुक लिखे थे जिसका नाम था कीनेसियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि बाकी जितने भी इकोनॉमिक जो पढ़ाई किए थे ना वो सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स पे थे, ये मेन मैक्रो इकोनॉमिक्स पे मेन बहुत बड़े मतलब क्या उसको बोला जाए, बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये जो है बोले कि भाई मार्केट जो है कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, मार्केट कंट्रोल था। जो जैसे जियो वाला है, जो भी है वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, उसको फ्रीडम है लेकिन मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये बोले, जेएम कीन्स बोले कि भाई ये कीनेसियन, इनके नाम पे मतलब कीनेसियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक भी लिखे दिए थे, ठीक है। तो इनके नाम पे वो अलग से सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये मार्केट जो है कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या बोले कि भाई कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे यूएसए का जो साइड इफेक्ट देख लिए, शेयर मार्केट गिर गया था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, तो उससे रिलेटेड करके वो बोले कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन और प्राइवेट सेक्टर दोनों बैलेंस होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों करेगा लेकिन रेगुलेट कौन करेगा, गवर्नमेंट। अगर आप उसको जैसे मान लीजिए अदानी है, अंबानी है, कुछ भी कर दिया, अगर गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल नहीं है तो मतलब बाकी जितने भी कंज्यूमर्स हैं चाहे जो उसको जीने ही नहीं देगा, अपने हिसाब से जिएगा, सेल्फिशनेस इतना बढ़ जाएगा कि बाकी लोग को टॉर्चर करेगा। तो जब तक दोनों का बैलेंस नहीं मेंटेन होगा, मार्केट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मार्केट जो होता है फ्री रहना चाहिए, अपने हिसाब से मार्केट नहीं चलना चाहिए। तो इसको फिर नया इकोनॉमी लाए, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो जेएम कीन्स कौन सा लाए, मिक्स्ड इकोनॉमी लाए। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कैपिटलिस्ट जो प्राइवेट बॉडी देखता है, फिर सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट बॉडी देखता है, अभी आ गया मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारा इंडिया है। जानते हैं इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी है। जैसे रेलवे है, रेलवे में प्राइवेट बॉडी गवर्नमेंट बॉडी दोनों है कि नहीं। टिकट कटता है, प्राइवेट ऐप से भी कटता है और बाहर से भी कटता है, ठीक है। अभी समझेंगे इसको बढ़िया से। नेक्स्ट, तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि मार्केट जो होता है, जितना भी रिसोर्सेज है, जो बिजनेस हो रहा है या फिर व्यापार हो रहा है, उसको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा फ्री मार्केट के साथ। मतलब गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन करेगा, है ना, बिल्कुल फ्री नहीं रहेगा प्राइवेट ओनर। तो जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम में जो है दोनों कैपिटलिज्म का पॉजिटिव साइड्स और सोशलिज्म का पॉजिटिव साइड्स को कंबाइन करके बनाया गया है ताकि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स कम से कम हो, है ना। तो सबका अपना पॉजिटिव और अपना नेगेटिव पढ़े अभी हम लोग। तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का दोनों का पॉजिटिव साइड्स को मिला के बनाया गया है ये, है ना। नेक्स्ट, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में सारे सेक्टर्स का कोएग्जिस्टेंस है, पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों होगा। कोऑपरेटिव सेक्टर्स बनाया गया है, एनएचपीसी, एनटीपीसी, ये सब क्या है, ये सेमी गवर्नमेंट है। इस सब एक कोऑपरेटिव सेक्टर है, मतलब वो बना रहा है कोई प्राइवेट बॉडी ही ओएनजीसी, इंडियन ऑयल प्राइवेट बॉडी ही काम कर रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग इंटरवेंशन है गवर्नमेंट का उसमें, ठीक है। फिर इकोनॉमिक का प्रॉपर प्लानिंग होगा, तो रेगुलेशन कौन करेगा, गवर्नमेंट। तो प्लानिंग होगा और रेगुलेशन भी होगा। यहाँ पे सोशल वेलफेयर भी होगा क्योंकि रेगुलेशन कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसको ख़राब होने नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर का इंकरेजमेंट भी होगा, भाई जो बढ़िया काम कर रहा है उसको इंकरेज भी करेगा गवर्नमेंट, उसको ज़्यादा पॉलिसीज देगा उससे। फिर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी ऑप्टिमल होगा, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है। फिर आपका इफिशिएंट प्रोडक्शन भी होगा, है ना। तो प्रोडक्शन जो हो रहा है, कोई भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, वो भी इफिशिएंट होगा, है ना। तो ये सब बैलेंस हो गया। तो गवर्नमेंट कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी दोनों इसको सहमति से सारा सेक्टर से एग्जिस्ट कर रहा है ना। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, जैसे कोएग्जिस्टेंस में रेलवे है, रेलवे को पब्लिक और प्राइवेट दोनों कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इसमें साइड इफेक्ट यही हो रहा है, जैसे गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज करना है, ऐसा माइंड में चल रहा है। तो इसका साइड इफेक्ट यही है, सेक्टर को डिसाइड करना सबसे बड़ा बिगेस्ट डिलेमा हो गया है। हमारा सबसे बड़ा डिलेमा क्या हो रहा है कि हम किस काम को किस सेक्टर को दें।
प्राइवेट को दें कि पब्लिक को दें। जैसे अभी डिलेमा चल रहा है ना कि रेलवे को प्राइवेटाइज करें कि रेलवे को पब्लिक में रखें। जैसे कुछ लोग बोल रहा है कि भाई प्राइवेटाइज करिएगा तो रेलवे बहुत अच्छा से चलेगा, बहुत ज़्यादा रेलवे हम चॉइस मिलेगा, ज़्यादा रेलवे लगा सकते हैं, कम टाइम कम पैसे में ज़्यादा कुछ चला सकते हैं, इतना सैलरी देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लोग मिल जाएगा। कुछ लोग बोल रहा है कि प्राइवेटाइज कीजिएगा तो अपने ऑनरशिप पे हो जाएगा, तो उसको गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा तो गाड़ी गिरा देगा, सेफ्टी नहीं रहेगा, शाम में 5 बजे के बाद बोलेगा हमारा ड्यूटी नहीं है, हम करेंगे नहीं, है ना। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रहा है अलग अलग सेक्टर में। तो ये डिलेमा हो जा रहा है कि भाई किस सेक्टर को कौन सा काम दिया जाए। जैसे रेलवे में ही डिलेमा हो रहा है ना कि भाई इसको प्राइवेटाइज करे कि पब्लिक करे टोटली। तो डिलेमा है ये, इसका क्या है, डिमेरिट है मिक्स इकोनॉमी का, ठीक है। फिर सेक्टर के बीच में स्ट्रगल हो जा रहा है, पब्लिक वाला काम कर रहा है, प्राइवेट वाला दोनों साथ ही काम कर रहा है। तो प्राइवेट वाला बोल रहा है यार हमको खटाया जा रहा है, ये लोग तो मजे मार रहे हैं। अब देखो खुद रेलवे में देख लो, एजेंसी लेबर और गैंग स्टाफ, पब्लिक और प्राइवेट में दोनों में स्ट्रगल हो रहा है कि नहीं है। तो बस यही बात है। तो ये आपका 2 ही डिमेरिट है इसका, कौन से सेक्टर को क्या एक काम दिया जाए, सबसे बड़ा डिलेमा है, और सेक्टर्स के बीच में आपस में स्ट्रगल हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन का हिस्ट्री पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो जो 5 वर्षीय योजना जो हमारा चला था ना, 5 ईयर प्लान, जो अभी पढ़िएगा 12 को, वो यूएसएसआर से लिया गया है। तो 1 अक्टूबर 1928 को सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो है लॉन्च हुआ था। सोचिए 1928 को ही लॉन्च हो गया था, अभी इंडिया वाला नहीं। अभी इसका हम लोग कैसे बिल्डिंग बना, उसका फाउंडेशन कैसे बना, वो पढ़ रहे हैं। तो यूएसएसआर में 1 अक्टूबर 1928 को सबसे पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया, ठीक। नेक्स्ट तो फिर आगे क्या हुआ। अच्छा, जो भी प्लानिंग के जो फादर हैं वो कौन है, विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया कौन है, इनके बर्थडे को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनता है, मालूम है ना। इन्हीं के बर्थडे को मनाया जाता है विश्वेश्वरैया को। तो ये 1933 में ये जो है एक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एक जो है बुक लिखे थे, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें बताए थे कि भाई इंडिया का जो इकोनॉमी है अच्छे से प्लान होके होना चाहिए, ठीक है। तो फिर 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जानते हैं ना, 1938 और 1939 में कौन था चेयरमैन, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों आपस में मिल के एक कमेटी बनाए, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, जिसका चेयरमैन को बनाया, ये कमेटी के चेयरमैन को बनाया गया जवाहरलाल नेहरू, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय चेयरमैन कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो शुरुआत यही की है, सुभाष चंद्र बोस ही बोले कि ऐसा कमेटी बनना चाहिए, नेहरू जी से बात करके बनाए और इनका चेयरमैन को बना दिए जवाहरलाल नेहरू को। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाए 1938 में। उसके बाद 1944 में गांधी जी है एक योजना बनाए, ठीक है। वो योजना जो है बॉम्बे प्लान बोला जाता है। 8 वो इंडस्ट्रियलिस्ट मिल के बनाए थे, जिसको गांधीवाद योजना भी बोलते हैं। तो वो कौन किए थे, एस.एन. अग्रवाल स्वीट्स वाला अग्रवाल नहीं, अग्रवाल स्वीट्स वाला नहीं, एस.एन. अग्रवाल, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन कैसे बना, पहले 1933 में विश्वेश्वरैया जी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया दिए। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जिसके चेयरमैन बने जवाहरलाल नेहरू। और 1944 में गांधीवाद योजना के हिसाब से बॉम्बे प्लान बना, जिसका जो है प्लानिंग कौन किए थे, एस.एन. अग्रवाल। देखते हैं डिटेल में, देखिए 1944 में इंडस्ट्रियलिस्ट 8 इंडस्ट्रियलिस्ट मिल के बॉम्बे प्लान बनाए थे। सब बॉम्बे के ही इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टाटा, बिरला, ठाकुरदास, है ना, एडी श्रॉफ, कस्तूरा भाई, लाल भाई, श्री राम, जान मथाई और आरदिश दलाल। तो मेन आर्किटेक्ट कौन थे, आरदिश दलाल। तो आरदिश दलाल जो थे मेन आर्किटेक्ट थे, इसलिए दलाल मतलब इसको दलाल योजना भी बोलते हैं, दलाल योजना, ठीक है ना, दलाल प्लानिंग। चीफ आर्किटेक्ट यही थे। तो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर 1944 में बनाए थे, ठीक है। तो इसको बॉम्बे प्लान बोलते हैं 1944 में, गांधीवाद पे जो था। फिर 1945 में बना पीपुल्स प्लान, है ना, लोक योजना मतलब पीपुल्स प्लान। ये कौन बनाए, एम एन रॉय दिए पीपुल्स प्लान। फिर 1950 में बना सर्वोदय प्लान, जयप्रकाश नारायण बनवाए सर्वोदय प्लान। इतना कुछ न्यू हुआ तब जाकर के फिर 1950 में एक केसी नियोगी कमेटी बनाया गया,
ये कमेटी के बाद जो है फाइनली प्लानिंग कमीशन बना। तो प्लानिंग कमीशन कैसे बना समझ में आ गया? बैक कीजिए 2-3। प्लानिंग कमीशन कैसे बना? सबसे पहले 1 अक्टूबर 1928 को पहला न्यू ईयर 5 ईयर प्लान बनाया, लॉन्च हुआ। उसके बाद 1933 में विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया लॉन्च हुआ। फिर 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया। 1944 में बॉम्बे प्लान 8 गो इंडस्ट्रियलिस्ट एस एन अग्रवाल गांधीयन प्लान बनाए थे, है ना, और बॉम्बे प्लान बना, 2 प्लान बना 1944 में। एक गांधीयन प्लान जो एस एन अग्रवाल दिए और एक 8 गो इंडस्ट्रियलिस्ट मिलकर बनाए थे, जिसका चीफ आर्किटेक्ट था आरदीश दलाल, इसको दलाल प्लान बोलते हैं, ठीक। और फिर लास्ट में 1945 में कौन बनाए? पीपुल्स प्लान एम एन रॉय दिए। उसके बाद 1950 में सर्वोदय प्लान दिए जयप्रकाश नारायण। फिर 1950 में ही केसी नियोगी कमेटी दिए। और फिर मार्च 1950 में 15 मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, ठीक है। तो ये सब एग्जाम में आता है, हवा में कुछ भी नहीं दिया हुआ आपको, जितना लिखा गया ना सब एग्जाम में आता है। ईयर पूछेगा आपसे, ये पूछेगा, चाहे इसका दिया कौन, ये पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो प्लानिंग कमीशन जो है 1950 से 51 बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया, जिसके जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पहला पीएम थे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो करने का मतलब, हाँ, वो पोस्ट चेयरमैन होता है, मतलब जो पीएम बनेगा वही चेयरमैन बनेगा। तो अगर पीएम पोस्ट चेयरमैन है, मतलब पद पे, जो पद पे चेयरमैन बनाया गया, तो उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब ऑफिस पोस्ट पे चेयरमैन बनेगा वो। तो एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन अध्यक्ष, माने पदेन हिंदी में समझ में आ जा रहा होगा। पदेन मतलब वो पद, मतलब पीएम, जो भी पीएम बने, जरूरी नहीं है कि हाँ जवाहरलाल नेहरू है तो अगला बार भी जवाहरलाल नेहरू ही बनेगा। जो पीएम बनेगा वो ऑटोमेटिक अध्यक्ष हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन जो है 15 मार्च 1950 को गठन हुआ। तो हर एक साल के लिए प्लान किया गया था ये। तो ये प्लानिंग कमीशन जो है जवाहरलाल नेहरू पहला चेयरमैन हुए इसके, ठीक। तो पहला चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू हुए, ये सीडीएस के 2019 में आया था। उसके बाद जो है रिकमेंडेशन किए, यही जवाहरलाल नेहरू ही रिकमेंडेशन किए कि 5 वर्षीय योजना दिया जाए, 5 ईयर प्लान बनाया जाए, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान का सुझाव कौन दिया सबसे पहले? जवाहरलाल नेहरू। तो जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, पीएम होता है, और मेंबर होते हैं बाकी, ठीक है, जो बाद में पता चलेगा। तो इसमें क्या था, प्लानिंग कमीशन जो है एक मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोले तो जो ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही कोई एक्ट के तहत है। मतलब 2-3 टाइप का बॉडी होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी, जो एक्ट से बनता है कोई, है ना, फॉरेस्ट एक्ट और पीपुल्स एक्ट, जो भी कोई एक्ट से कुछ हुआ तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज़ का फाइनेंस कमीशन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका बात दिया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और एक होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो अलग हो गया स्टेट गवर्नमेंट का। और एक होता है नन, जो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही स्टैट्यूटरी है, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और उसको नहीं, मतलब उसको बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसमें से प्लानिंग कमीशन जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो क्या होगा? एडवाइजरी बॉडी होगा। तो ये एडवाइजरी बॉडी था, ड्राफ्ट बनाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, ये कंकरेंट लिस्ट में दिया गया था, प्लानिंग कमीशन को कंकरेंट लिस्ट में दिया गया था। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, सब लोग बोल रहा था कि बेटा तुम कंकरेंट लिस्ट में दे दिए, और कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट सब होता है, इसमें एको को मेंबर है ना है सेंटर स्टेट का एक भी मेंबर नहीं था इसमें। तो फिर एक नया एक और चीज़ बनाया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, उसमें 1952 में ही बनाया गया, ठीक है, 1 साल बाद इसके 1952 में बनाया गया। इसमें क्या किया गया, पोस्ट तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसके भी पीएम ही रहेंगे, लेकिन इसका मेंबर में जितने भी यूनियन टेरिटरी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जितने भी स्टेट हैं उसके सीएम, वो सब भी मेंबर हुए इसके। बाकी के अलावा मतलब डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीईओ जो भी है, वो सब के अलावा, वो सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी था, उसके अलावा स्टेट का सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सब भी मेंबर इसका रहेगा, ठीक है। तो ये सब भी मेंबर रहेगा। तो अब इसको हम कंकरेंट लिस्ट बोल सकते हैं। तो अब क्या किया गया, एक नया रूल डाल दिया कि भाई इसमें हम सबको डाले हैं, तो कुछ तो इससे बड़ा रहना चाहिए नहीं। तो इसको क्या किया कि भाई कोई भी रूल बनेगा, कोई भी नया चीज़ प्लानिंग बनेगा, तो सबसे पहले इससे अप्रूवल लेना है, तब जाकर के वो प्लानिंग रूल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ड्राफ्ट कौन करेगा?
प्लानिंग कमीशन, लेकिन अप्रूव कौन करेगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। समझ में आ रहा? नेक्स्ट, तो ये ड्राफ्ट करेगा, फाइनल अप्रूवल कौन देगा? ये देगा। ठीक है, बता दिए। नेक्स्ट, तो प्लानिंग कमीशन जो है कब सेटअप हुआ? 15 मार्च 1950 को। प्लानिंग कमीशन जो है कैसा बॉडी है? एडवाइजरी बॉडी। अभी बताए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बोले तो एडवाइजरी, खाली सलाहकार निकाय है ये। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जो होता है इसके चेयरमैन होते हैं ऑटोमेटिक, 120 को चेयरमैन बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू पहले चेयरमैन थे, गुलजारी लाल नंदा पहले डिप्टी चेयरमैन थे। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है वो मतलब डिप्टी चेयरमैन होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहले थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपको बता चुके हैं अभी हम कि 3 टाइप का होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, तो जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। जो कोई मतलब कानून के तहत बनाया गया है, कोई एक्ट के तहत, एक्ट या स्टैट्यूट के तहत, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। कोई एक्ट से बने, जो हिंदी में देखिए, जिनका निर्माण कानून द्वारा हो, कोई लॉ के तहत, कोई एक्ट के तहत, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। और जो बॉडी ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी है, वो कौन सा बॉडी होगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, जैसे कि एडवाइजरी बॉडी, चाहे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट, तो एडवाइजरी बॉडी है हमारा प्लानिंग कमीशन, है ना। प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग है, ये सब एडवाइजरी बॉडी है। ना ही ये कोई एक्ट के तहत आया है और ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट चेयरमैन कौन है प्लानिंग कमीशन के? 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन बंद हो गया, नीति आयोग बन गया। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया, तो 1950 से 2014 तक चला। तो लास्ट नरेंद्र मोदी ही, 2014 में नरेंद्र मोदी थे, 2015 से खत्म हो गया। तो लास्ट कौन है प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन? नरेंद्र मोदी। और लास्ट डिप्टी चेयरमैन कौन है? हाँ, मोंटेक्सी आहलूवालिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। पहला कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और डिप्टी चेयरमैन कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। और लास्ट नरेंद्र मोदी और मोंटेक्सी आहलूवालिया। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग मोदी साहब का ही देन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड लेटर ही और सी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसमें कौन आदमी थे जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे, बाद में प्रेसिडेंट बन गए? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं और बाद में प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं और समाप्त भी हो गए हैं। इनको सेप्टिक शॉक हो गया था, सेप्टिक शॉक से मर गए थे, निपट गए। अब आ जाइए पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में देखिए, आपको कुछ समझना नहीं है लेकिन याद रखना है, क्वेश्चन बहुत दबा के आता है। तो इसमें समझने वाला कोई टॉपिक नहीं है, इसको हम थोड़ा फास्ट ले जाएंगे। ठीक है ना, आज 5 ईयर प्लान तक ही क्लास जाएगा। ठीक है, तो 1951 में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। कौन बताया था सबसे पहले? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अभी सजेस्ट किए थे, CDS में आया था, बताए भी हम, फिर कहाँ ध्यान रहता। तो पहला जो है 1951, हर एक 5 साल पे हुआ है। देखिए 1, 2, 3, फिर 3 साल का गैप। तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 3 साल का गैप। क्यों? इंडो चाइना वार आ गया था 62 में, 65 में इंडिया पाकिस्तान वार हो गया था, तो इकोनॉमी ख़राब हो गया था, तो 66 से 69 तक ले गैप हो गया। फिर 69 से 74, फिर दो चला, 74 से 78। ये 78 ही क्यों रहा? 79 जाना ना, 5वां वाला 79 तक जाना था, लेकिन 78 गया। हाँ, इंदिरा गांधी के बदले मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट आ गया था, बीजेपी गवर्नमेंट चेंज हुआ, कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हुआ, तो पहले ही हो गया। उसके बाद जो है 78 से 80 फिर गैप हो गया, वही लाफा शूटिंग में वो उसको समझने में लग गया। फिर 80 से 85 पहला बार 3 बार में गैप आएगा, बाद बार हर बार 2 बार में होगा। देखिए 1, 2, 3 गैप आया 3 साल का, 4, 5, ये तो 5 में 78 वर्ड से समझ जाइएगा। फिर गैप आया 2 साल का, फिर 6 साल, फिर 2 को आएगा तो गैप आएगा 2 साल का, फिर गैप आया 90-92 का, फिर 8, 9, लास्ट का 5 जो है कंटिन्यू में है। हाँ, 2012 से 2017 के आगे मत लिख दीजिएगा क्योंकि 15 से ही समाप्त हो गया है।
ठीक है। तो बाकी 5-5 साल का इसमें लापा शूटिंग नहीं है, खाली याद यही रखना है कहाँ कहाँ गैप हुआ। पहला वाला 1, 2, 3 पे हुआ, 3 के बाद बाकी सब में 2-2 पे गैप हुआ, ठीक है। और गैप 2-2 साल का होगा, जैसे 78 है तो 78 से 80, 80 से 85, 90 हुआ तो 90 से 92, ठीक है। तो हर एक 2-2 पे फिर गैप हो गया और आखिरी 5 कंटिन्यू है, ठीक है। ये भी पूछता है, ईयर भी पूछ देता है। नेक्स्ट इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे, याद करने के लिए यही है आपको, पहला 3 साल गैप, फिर 2 पे 2 साल गैप, फिर 2 पे 2 साल गैप, फिर आखिरी 5, ठीक। नेक्स्ट तो पहला जो पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56, इनका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इनका टारगेट ग्रोथ रेट जो है 4 पॉइंट कुछ था, ये एग्जाम में नहीं आता है, घबराइएगा नहीं। ये लक्ष्य था 2.1, लेकिन टारगेट करीब 4 के पास हो गया था। तो मॉडल क्या होता है, कोई भी काम को पूरा करने के लिए X से A के पास अगर आपको जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, उड़ के भी जा सकते हैं। तो मॉडल क्या होता है, तरीका उससे पहुंचने के लिए। तो ये किस मॉडल पर है, वो हर एक चीज़ का मॉडल रहेगा, देखेंगे हम लोग। देखिए तो ये कौन सा मॉडल है, हैरोल्ड-डोमार मॉडल। हैरोल्ड-डोमार मॉडल पे काम हुआ था। ये किसको प्रायोरिटी दिया था, एग्रीकल्चर को, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इसमें लॉन्च हुआ था 1952 में एनडीसी के द्वारा, है ना। एनडीसी आ गया था ना 52 में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी, जितना भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो था, भाखड़ा नंगल, हीराकूद, दामोदर वैली, डीवीसी, ये सब जो बड़ा बड़ा डैम था वो इसी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बड़े बड़े डैम इसी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट तो इसका मॉडल जो है, ये कितना ग्रोथ रेट हुआ था, 3.6%। 2.1 का प्लान था, पहला था इसलिए कम प्लान किया गया था, लेकिन ज़्यादा ग्रोथ रेट हुआ था। तो खाली हमको ये याद नहीं रखना, डाटा ही नहीं याद रखना है 2.1 से 3.6, हमको ये याद रखना है कि बढ़ गया था, टारगेट से ज़्यादा हुआ था, मतलब फेलियर नहीं हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था। तो पहला प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ था। नेक्स्ट दूसरा प्लान जो है कौन से मॉडल पे है, हाँ प्रशांत चंद्र महालोबी, पीसी महालोबी, जानते हैं इनके बारे में, कल बताए थे। हाँ स्टैटिस्टिक्स के फादर हैं, और क्या है, कल बताए थे। जो कमेटी बनाया गया था, जो हम मेजरमेंट करता है, जो नेशनल इनकम जो मापता है, नेशनल इनकम कौन नापता है, सीएसओ। तो सीएसओ जो कमेटी बनाया था, उसके पहले ये अपना एक कमेटी बनाए थे गडगिल के साथ, है ना। गडगिल के साथ मिलके, अभी नेक्स्ट स्लाइड में है वो डाला हुआ, गडगिल के साथ मिलके महालोबीज जो है कमेटी बनाए थे। उसके बाद जाकर के वो 1951 में हमारा मेन फाइनल जो है सीएसओ बना, है ना। तो सीएसओ मतलब इन नेशनल इनकम के नापने के लिए ये पहले से मतलब शोध करके बैठे हुए थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है ये जो है किस पे प्रायोरिटी क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रायोरिटी है इसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट बनाया गया था। कौन कौन, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ब्रिटिश लोग के हेल्प से, छत्तीसगढ़ में भिलाई बनाया गया था रसिया के हेल्प से, और राउरकेला स्टील प्लांट बनाया गया था उड़ीसा में जर्मनी के हेल्प से। तो जो लिखा हुआ है सब पूछता है, किसके हेल्प से भी पूछता है, ये है कहाँ ये भी पूछता है, और ये कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था ये भी पूछता है, और ये किस चीज़ का प्लांट है, स्टील प्लांट, आयरन प्लांट अलग है थर्ड में, ये स्टील प्लांट है ये भी पूछता है। तो जो भी लिखा हुआ है वो हवा में कुछ मत समझिएगा। फिर पंचायती राज इन्हीं में आया था, सेकेंड वाले में, याद है, नागौर राजस्थान, हाँ अक्टूबर 1959, है ना। तो सबसे पहला पंचायती राज कब आया था, राजस्थान में, नागौर जिला में, है ना। तो पंचायती राज भी इन्हीं के टाइम में आया था, सेकंड में ही। और जो भारत का जो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो सेकंड वाले में ही बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट तो 1956 से 61 था ये, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिन था 29 जून। तो इनके जन्मदिन जो है 29 जून को कौन सा डे मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे, क्योंकि ये फादर हैं उसके, है ना। स्टैटिस्टिक्स के फादर इन्हीं को बोला जाता है, और नेशनल स्टैटिस्टिकल डे इनके बर्थडे 29 जून में मनाया जाता है। और जो पीसी महालनोबिस जो है
कंप्यूटिंग, नेशनल इनकम कंप्यूट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, जो आपका CSO ऑर्गेनाइजेशन बना है इनके मेहनत से ही बना है। नेक्स्ट देख लीजिए, PC महालनोबिस में 1949 में नेशनल इनकम कमेटी बना था, जिसके गडगिल भी वो थे, कल बताए थे, भुला गए कि याद है? तो फिर स्टैटिस्टिक्स का जो फादर है इंडिया में कौन है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, है ना। उसके बाद जो है सेकंड जो पॉलिसी था इंडस्ट्री का, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी यही ड्राफ्ट किए थे। उसके बाद जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है कलकत्ता में बनाया गया था, और CSO जो है 2019 में अभी NSO बन गया है, मालूम है ना? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? मॉस्पी बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, है ना। मॉस्पी के अंतर्गत जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है CSO जो कंप्यूट करता है, 1951 में बना था इनके मदद से। 1949 में नेशनल इनकम कमेटी बना था, उसके आधार पे ये बताए थे कि एक साल में कितना कमाया है इंडिया। 3 साल का अध्ययन करके बताए थे ये गडगिल के साथ, है ना। तो उसके बाद जो है 1951 में CSO बना, और 1951 में जो CSO बना, फिर 2019 में वो जो है सेंट्रल के बदले नेशनल हो गया है ना। तो नेशनल NSO बन गया है। ये मॉस्पी मतलब ये मंत्री है, सांख्यिकी एवं नियोजन मंत्रालय में ये करा है। ठीक है, और इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है कोलकाता में सेटअप हुआ था। ठीक है, तो ये सब 1 नंबरिया क्वेश्चन है खाली। नेक्स्ट, आयरन स्टील प्लांट बताया आपको, भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में। भिलाई में कहाँ से? अमेरिका, रसिया की मदद से। दुर्गापुर में ब्रिटेन, और राउरकेला में जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। तो भिलाई तो जानते होंगे, जो ज्योग्राफी पढ़े हैं मालूम है, छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, और राउरकेला उड़ीसा में है। तो यहाँ पर जो है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बना था, ह्यूज कैपिटल इसमें आया था, इसलिए सेकंड वाला जो है, सेकंड 5 ईयर प्लान जो है किस पे फोकस है? इंडस्ट्री फोकस पे, हेवी इंडस्ट्री पे फोकस है। नेक्स्ट, तो इंडिया जो है मिक्स ऑफ इकोनॉमी जो है कब ऑप्ट किया था? सेकंड फाइनेंशियल प्लान में ही ऑप्ट किया था। उसके पहले इंडिया सोशलिज्म अडॉप्ट किए हुए था। ठीक है, तो सोशलिज्म अडॉप्ट किए हुए था सोसाइटी के लिए, लेकिन मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट किया दूसरे 5 ईयर प्लान में। तो दूसरे 5 ईयर प्लान में बहुत कुछ हुआ था, है ना। नेक्स्ट, तो दूसरे 5 ईयर प्लान देखिए, 56 से 61 महालनोबिस मॉडल पे स्टील प्लांट हो गया 3 गो, है ना। पंचायती राज हो गया 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में, जिला नागौर में। पंचायती राज में इन्हीं में आया था। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में इन्हीं में बना था। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी जो है इन्हीं के टाइम लॉन्च हुआ था। ठीक है, फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का फादर जो है PC महालनोबिस मॉडल इनको बोला जाता है। नेक्स्ट, पहला वाला को कौन सा मॉडल बोला जाता है? हेरल्ड डोमर मॉडल। ये जो है तीसरा 5 ईयर प्लान, तीसरा 5 ईयर प्लान भी 5 साल चलेगा। तो 61 से 66 ये जो है किस मॉडल पे है? सुखमल चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों चलाएंगे हम। पहला एग्रीकल्चर था, दूसरा इंडस्ट्री था, इसमें दोनों चलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्लांट बना था? बोकारो। बोकारो किसके मदद से बना था? रसिया की मदद से। तो बोकारो स्टील प्लांट थर्ड 5 ईयर प्लान में बना था। ठीक है, नेक्स्ट, अब थोड़ा डीप जाएंगे। थर्ड 5 ईयर प्लांट बोकारो जो है आयरन स्टील प्लांट है। ये खाली स्टील प्लांट नहीं है, आयरन और स्टील है। ये किसकी मदद से बना था? USSR। नेक्स्ट, इंडो चाइना वार हुआ था 1962 में, मालूम है क्यों हुआ था? वहाँ पे एक जगह था तिब्बत, वहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में जो लाइन होता है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, जानते हैं ना। तो वहाँ पर तिब्बत जगह था। वो तिब्बत में जो है ना कुछ भी ज़्यादा नहीं है, मोनेस्ट्री बहुत ज़्यादा है, मठ बहुत ज़्यादा है। तो मठ का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुम्पा, बिल्डिंग गुम्पा बोलते हैं। और वह उसमें जो आदमी होता है उसको बोलते हैं लामा। मतलब गुम्पा में जो भी मतलब मोनेस्ट्रीज में जो भक्त लोग रहते हैं ना, भक्तजन, और उसके जो चीफ होता है उसको बोलते हैं दलाई लामा, मठ का मेन चीफ। तो दलाई लामा जो है अपने इंडिया में बहुत बड़ा आदमी था। दलाई लामा बोले तो पूरे तिब्बत का ही कौन आदमी हो गया? राजा। हाँ, तो दलाई लामा को दलाई लामा इंडिया आया हुआ था और इंडिया में रहना चाह रहा था। तो दलाई लामा को चाइना में ज़बरदस्ती इंडिया से छीनने के लिए दोनों में मार हो गया। छोटा सा बात के लिए बवाल हो गया, गोली बंदूक सब निकल गया, वारे हो गया।
1962 में बार हो गया, 2 साल हुआ, 2 साल में 1964 में नेहरू जी टपक गए, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा बने 13 दिन के लिए, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री बने पीएम, है ना। इसलिए 1962 में जो है बहुत बड़ा मॉनसून भी हमारा इफेक्ट किया था, तो वहाँ अकाल भी हुआ था, ठीक है। तो 1961 से 66 वाला में बहुत लफड़ा हुआ था। एक तो इंडो चाइना वार हो गया, दूसरा इंडो पाकिस्तान वार हो गया 1965 में। पाकिस्तान सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, चाइना वाला धो रहा है, तो 1965 में ये हो गया। ऊपर से बहुत बड़ा सुखाड़, ड्राउट आ गया और फेमिन भी आ गया, भुखमरी भी आ गया। तो 1966 में ये हो गया। तो मतलब ये 1961 से 66 वाले में दबा के लफड़ा हुआ। 62 में इंडो चाइना वार हो गया, 65 में इंडो पाक वार हो गया और 66 में ड्राउट और फेमिन हो गया, ठीक। नेक्स्ट, इसलिए इसका जो है सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन बताइए, किस 5 ईयर प्लान जो है मिक्स इकोनॉमी जो है इंडिया ऑप्ट किया है? सेकेंड 5 ईयर प्लान में, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसीलिए 66 से 69 जो है इतना क्राइसिस हो गया, 2 वार हुआ, एक ड्राउट फेमिन हुआ, क्राइसिस हो गया, मतलब इकोनॉमिक्स के साथ साथ खाना का भी क्राइसिस हो गया, इसलिए वो हॉलीडे बनाया था। इसी टाइम जो है ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, MS स्वामीनाथन साहब लाए थे इंडिया में। वर्ल्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन कौन लाया है? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अच्छा पिक्चर देखते हैं। पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा था, मन खराब लग रहा था। 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इक्विटी होना चाहिए, माने आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट मिले सबको, सेल्फ रिलायंस बन जाए इंडिया और मॉडर्नाइजेशन हो जाए, है ना। यही हमारा मोटिव है ना। नेक्स्ट, अब फास्ट ले जाइए। प्लानिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल हमारा क्या है? इकोनॉमी का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है। गवर्नमेंट जो है प्लानिंग कमीशन 1950 में क्यों किया? ताकि 5 ईयर्स जो इंडिया का प्लान है उसको क्रिएट कर सके, कुछ डेवलप कर सके और कुछ एग्जीक्यूशन में आसानी हो, है ना। नेक्स्ट, तो पहला 5 ईयर प्लान जो है लॉन्च हुआ था 1951 में, ठीक है। अभी तक ले जो है 12 5 ईयर प्लान हुआ है, मालूम है आपको, बता चुके हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है अभी 5 ईयर प्लान जो है 2015 में डिसकंटिन्यू करके क्या लगाया है? नीति आयोग लगा दिया है। 12 5 ईयर प्लान जो है लास्ट हमारा 5 ईयर प्लान है, ठीक। नीति आयोग जो है रिप्लेस कर दिया है प्लानिंग कमीशन को मोदी कैबिनेट में, और 3 ईयर एक्शन प्लान लाया है 1 अप्रैल 2017 से, है ना। नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 से, लेकिन वो एक्टिव कब हुआ है? 1 अप्रैल 2017 से, क्योंकि मार्च 2017 तक प्लानिंग कमीशन चला है, 2017 तक। 1 अप्रैल से नीति आयोग चालू हुआ है, वो भी उसका कितना चलता है बॉन्डिंग? 3 साल का। पहला 5 ईयर प्लान 51 से 56, ये जो है पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू किए थे 8 दिसंबर 1951 को, है ना। इस 51 से 56, ठीक। ये जो है किस मॉडल पे है? हैरोल्ड डोवर मॉडल पे है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था उस समय, है ना, इसलिए इक्विलिब्रियम हमारा नहीं था सही से, और भी आज़ाद हुए थे रिसेंटली, सब उथल पुथल था, उसको बैलेंस करना है, रिकवर करना है हमको। तो मेन ऑब्जेक्टिव प्लान का क्या था? रिहेबिलिटेशन, रिफ्यूजीज लोग जो थे उनको रिहेबिलिटेट करना है, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है, और सेल्फ सफिशिएंट बनना है फूड में। साथ में हमारा महंगाई भी कंट्रोल करना है, तो महंगाई भी कंट्रोल करना है, ठीक। ये प्लान जो है सक्सेसफुल रहा। 2.1% टारगेट था, 3.6% हुआ, हम लोग पढ़ चुके। ये प्लान में 5 IIT भी सेटअप हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछता है। इस प्लान के एंड में 5 IIT बना था। पहला 5 ईयर प्लान को शॉर्टकट में करेंगे तो क्या होगा? ये हैरोल्ड डोवर मॉडल है, ये मेन फोकस एग्रीकल्चर था। ये प्लान जो है सक्सेसफुल रहा, 3.6% हो गया, प्रायोरिटी एग्रीकल्चर और इरिगेशन को दिया गया। अब तो हमको लगता है आप लोग को याद हो गया होगा सब कुछ। अब सेकंड 5 ईयर प्लान, ये जो है 56 से 61, ये जवाहरलाल नेहरू इसमें भी थे। ये जो है PC महालनोबिस मॉडल पे था, ठीक। ये जो है PC महालनोबिस 29 जून को बताए थे अभी, उनका बर्थडे। मेन फोकस जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स, है ना, स्टील, केमिकल, ये सब मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, है ना। तो इंडस्ट्री पे मेन फोकस था। ये भी ठीक ठाक रहा था, 4.4 टारगेट ग्रोथ था, और अचीव हम लोग किए थे 4.27। उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, फिर भी फेलियर में बोला जाएगा। ये जो है PC महालनोबिस हो गया, ये जो PC महालनोबिस है इसको बनाए थे, प्रायोरिटी दिया गया था बेसिक और हेवी इंडस्ट्री, मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना। ये प्लान जो है ग्रोथ रेट अप्रोक्स सक्सेसफुल रहा था, 4.1% था, है ना।
नेक्स्ट सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ONGC, रांची, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, नेवेली, लिग्नाइट कॉरपोरेशन, इतना कुछ बना था। देखिए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इसमें भी आया था, भाखड़ा नंगल, हीराकूद, नागार्जुन सागर, ये प्लान में बना था। ठीक, मतलब शुरू हो गया था। पहला वाला में मतलब प्लानिंग किया गया था, इसमें शुरू हो गया था। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे, भाखड़ा नंगल 17 रिवर पे, हीराकूद महानदी पर, तो ये सब शुरू हो गया था। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग स्टार्ट हुआ था, मतलब जो जहाँ जहाँ कमी है, मतलब घाटे का वित्त शोषण, मतलब जहाँ घाटा हो रहा है उसको फाइनेंस करना है ना। और सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है इसमें गोल एक्सेप्ट हुआ था, मतलब समाज का समाजवादी पैटर्न, मतलब इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट तो थर्ड 5 ईयर प्लान क्या था, 61 से 66 कि जवाहरलाल नेहरू इसमें भी थे। ये कौन सा योजना में था, गडगिल। पहला था हेरान डोमार, क्या था वही, दूसरा महालनोबिस और तीसरा गडगिल, DR गडगिल के चेयरमैन के। ठीक है, जो प्राइमरी गोल था थर्ड प्लान का क्या था, सेल्फ रिलायंस करना है और सेल्फ जनरेट करना है इकोनॉमी। तो मेन ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हाँ, मॉडल शुक्रवार चक्रवर्ती था, लेकिन प्रिपेयर कौन किया था। हाँ, नेक्स्ट अनफॉर्चुनेटली ये पीरियड में बवाल हो गया था, इंडो चाइना वार, इंडो पाक वार और ड्राउट लेड फेमिन भी हो गया था 65-66 में। ठीक, इसकी वजह से जो है हमारा जो है इकोनॉमी ख़राब हो गया था और हमारा फोकस जो है डिफेंस इंडस्ट्री पे चला गया था, क्योंकि उस समय इंडियन आर्मी को ज़रूरत था और हमारा जो मेन प्राइस का जो है स्टेबलाइजेशन पे चला गया था, है ना। उस समय इंडिया जो है महंगाई देख लिया था, तो ये फ्लॉप हो गया था वार और ड्राउट की वजह से। हमारा टारगेट था 5.6%, लेकिन अचीव कितना हुआ था, 2.4%। तो फ्लॉप क्यों हुआ ये भी जानते हैं आप। तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है क्या हुआ, फेलियर हुआ, फूड आउटपुट फेल कर गया, निगेटिव हो गया। 1966 में हमारा बोकारो स्टील प्लांट बना था 1964 में। ठीक, उसके बाद जो है सवियत ड्राउट आया 100 साल में, 1965-66 में 100 साल के बाद पहली बार आया था। चाइना पाकिस्तान का इनोवेशन भी आ गया था। रुपया हमारा डी वैल्यू हो गया था, मतलब रुपया का वैल्यू कम हो गया था, है ना, 1966 में। तो मेन रीज़न जो है प्लान हॉलीडे का यही था, इंडो पाकिस्तान वार और फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान। तो ये प्लान में हमारा एनुअल प्लान जो है बनाया गया और इक्वल प्रायोरिटी दिया गया एग्रीकल्चर को एज वेल एज इंडस्ट्री को। तो ये हम लोग ऑलरेडी जितना पढ़े सब रिवाइज हो गया। अब ये पीरियड जो है 66 से 69 को प्लान हॉलीडे बोलते हैं। मेन रीज़न यही था आपको, इंडो चाइना वार और इंडो पाकिस्तान वार और हमारा ड्राउट। ठीक, नेक्स्ट अब आ जाइए फोर्थ 5 ईयर प्लान। सब रिवाइज हो गया। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब से है, 3 साल के गैप के बाद, 69 से 74। तो ये प्लान जो है 69 से 74 था। किसके लीडरशिप में, अब वो तो मर गए, 64 में मर गए थे, दूसरा उनके बेटी आई। तो ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। मतलब स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करना है और हमको सेल्फ रिलायंस भी, प्रोग्रेस भी करना है। ठीक, नेक्स्ट तो ये जो प्लान हुआ 1966 में डिजाइन किया गया, ये भी क्या हुआ, रद्द कर दिया गया। ठीक है, फोर्थ प्लान जो है 1966 में डिजाइन किया गया था। ये मतलब ड्राउट आ गया था 65-66 में। फिर करेंसी का डीवैल्यूएशन भी हो गया था, अभी पढ़े आप। और इन्फ्लेशन का रिसेशन भी हो गया था इकोनॉमी का, मतलब महंगाई का मंदी, है ना। तो ये सब की वजह से ये प्लान जो है डिजाइन किया गया है, क्योंकि बवाल हुआ है पहले। ठीक, तो इस प्लान को डिजाइन ही किया गया था कि हमारा ग्रोथ रेट 5.5% होगा नेशनल इनकम का। ठीक, और नेशनल मिनिमम जो है बेकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देखा जाएगा, जिसको बोला गया है गरीबी हटाओ और ग्रोथ विद जस्टिस। तो गरीबी हटाओ बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ केमा में है, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। और ये कौन दी है, इंदिरा गांधी। तो गरीबी हटाओ और ग्रोथ विद जस्टिस, न्याय के साथ, जिसको ज़रूरत है उसको पहले करेंगे, क्योंकि हम अभी कमज़ोर हो चुके हैं। नेक्स्ट, ये पीरियड में 14 मेजर इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ठीक, ये पीरियड में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, इसमें, और 14 नेशनलाइज हुआ था बैंक। ये भी याद रखिएगा, चौथे वाले में ही हुआ था। ठीक है, अनदर इंडो पाक वार फिर हुआ दबा के 71-72 में, और बांग्लादेश को फिर जिता दिया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गया, है ना, मालूम है, बांग्लादेश और पाकिस्तान 71-72 में ही अलग हुआ है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी आया है बहुत सारे इसमें। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पहला वाला में भी था और चौथा वाला में भी है।
ये प्लान भी फेल कर गया। 3.3% ग्रोथ हुआ था, टारगेट इतना था, क्योंकि पहले से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स था और ऊपर से इंडो पाकिस्तान वार भी आ गया, तो थोड़ा इफेक्ट तो देगा, है ना। नेक्स्ट, तो 4th फाइव प्लान को मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये प्लान को स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ, है ना, 1971 इलेक्शन में इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये प्लान जो है टारगेट कितना किया? 3.3%। हमारा टारगेट था 5.7, लेकिन 3.3 ही किया। ठीक, तो पॉवर्टी रिमूवल और ग्रोथ विद स्टेबिलिटी और जस्टिस और सेल्फ रिलायंस, यही सब मेन टर्म पकड़ना है इसमें ऑप्शन में, है ना। अब आ जाइए 5वां। चौथा से क्वेश्चन मार लगेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा से बहुत क्वेश्चन आता है। पाँचवा जो है 74 से 79 नहीं, इसको 78 बोलिए, है ना। तो ड्यूरेशन जो है 78 तक ही रहा था। ये प्लान को मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका भी गरीबी हटाओ और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, इसका भी था। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्लान जो है गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन और डिफेंस सब था। ठीक, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन और डिफेंस ये फोकस किया था। इम्पोर्टेंट मैंने एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है और सब्स्टिट्यूट उसका कुछ बनाना है, नहीं मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट जो है सुधार हुआ था उसमें 1975 में, यही प्लान के तहत। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट। उसके बाद एक 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इसमें 1975 में। ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी इसमें आया था कि इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम मतलब क्या आपको मिनिमम ज़रूरत है वो प्रोग्राम। फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम उसी सब में देखा गया था। और नेशनल हाईवे कब आया था? 5वें वाले में। ठीक है, ओवरऑल टारगेट हमारा कितना था? 4.4 और हम अचीव कितना किए? 4.8। तो सक्सेसफुल रहा। ये 1978 में ही टर्मिनेट हो गया क्योंकि नया इलेक्टेड मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट आ गया, तो पता ही है। तो इसको रिवाइज कर लीजिए। ये जो है एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री भी है ना, माइंस भी है। ओवरऑल प्लान सक्सेसफुल रहा। 4.4 टारगेट था, 4.48 अचीव किए। ये ड्राफ्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? डीपी धर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चौथा वाला किसके द्वारा बनाया गया था? पॉवर्टी रिमूवल जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। पहली बार डीपी धर ड्राफ्ट किए थे। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी इसी में लॉन्च हुआ था, 5वें वाले में। ठीक है, पॉवर्टी वाला चौथे में था, लेकिन पहली बार इसमें लॉन्च हुआ। उसमें तो स्लोगन दिया गया था ना, तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP ये स्टार्ट हुआ था 74-75 में। किस लिए? ताकि जो है मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हम ऑप्टिमम मैनर में पानी दे सकें, है ना। तो इरिगेशन के रिगार्डिंग तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 74-75 में इरिगेशन के रिगार्डिंग मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में पानी दे सके उसके लिए यूटिलाइज करने के लिए बनाया गया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है ये 5th प्लान रिप्लेस कर दिया। 5th प्लान वो मतलब 1 साल पहले ही। कहने का मतलब कि जो हाँ, और जो उस समय 5वां प्लान था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया 20 पॉइंट प्रोग्राम, क्योंकि इसका लास्ट ईयर प्रोग्राम था। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है आखिरी ईयर प्लान रखा गया था, लेकिन ये डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि गवर्नमेंट बदल गया। फिर एक इसमें आया रोलिंग प्लान जो इम्पोर्टेंट है। ये प्लान जो है 78 से 79 खाली 1 साल के लिए आया। ठीक है, ताकि वो जो टर्मिनेट हुआ है उसको कंटिन्यूएशन में चला दे, है ना। तो रोलिंग प्लान क्या है देखिए। रोलिंग प्लान जो है जापान से लिए हैं हम लोग। ठीक है, रोलिंग प्लान कंसेप्ट कौन दिया था? गुन्नार मिर्डाल, है ना, गुन्नार माइडल साहब दिए हैं कंसेप्ट। नाम खाली सुने रहिएगा, बस ये हिस्ट्री जैसा है। एक बार रीडिंग मार के गए तो एग्जाम में क्लिक करेगा, मार दीजिएगा। तो ये गुन्नार माइडल साहब दिए थे रोलिंग प्लान। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है 5th प्लान से क्रॉस कर गया था। हमारा जो मतलब जितना हिंदू को ग्रोथ हो रहा था एज पर प्लानिंग उससे ज़्यादा हो गया था। सब लोग उसी प्रोसेस में लगे हुए थे। ये कंसेप्ट जो है प्रोफेसर कौन दिया था? ये कंसेप्ट पॉइंट किया गया था किसके द्वारा? गढ़ा किसके द्वारा गया था? प्रोफेसर राज कृष्णा। ठीक है, तो ग्रोथ रेट जो है 3% से 3.5% था हिंदू का ग्रोथ रेट।
तो हिंदू का ग्रोथ रेट जो है 3% से 3.5% था। ये प्रोफेसर राज कृष्णा कंसेप्ट दिए थे, ठीक है। और रोलिंग प्लान का कंसेप्ट कौन दिया था बताइए? गुन्नार मिडाल, है ना, माइडल, जापान से लिया गया है रोलिंग प्लान। तो जब 5वां 5 ईयर प्लान जो है टर्मिनेट हो गया, तो रोलिंग प्लान जो है फिर आया 78 से 1990 तक पूरा रोलिंग प्लान चला। सारा 5 वर्षीय प्लान को रोलिंग प्लान ही बोलते हैं, ठीक है। तो 1980 में जो कांग्रेस जो है रोलिंग प्लान को फिर रिजेक्ट कर दिया और नया छठा प्लान लगाया, क्योंकि 80 में फिर गवर्नमेंट बदला। वो बनाया ऐसा था कि 1978 से जो भी 1990 तक रहेगा वो रोलिंग प्लान कहलाएगा, 5 ईयर प्लान नहीं कहलाएगा। लेकिन 80 में आके फिर बवासीर मचा दिया। ये फिर क्या किया, रोलिंग प्लान को रिजेक्ट करके फिर से 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आया बात? हाँ, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछना चाहेगा वो आपसे घुमा लेगा। तो 3 प्लान्स इंट्रोड्यूस हुआ रोलिंग प्लान में। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हुआ था बजट, उस ईयर का बजट के लिए, और ये प्लान जो है फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हुआ था 3, 4 और 5। और पर्सपेक्टिव प्लान था लॉन्ग टर्म्स वाला अलग, 10, 15, 20, ठीक है। तो इसमें 3 तरह का प्लान था। एक साल वाला प्लान जो बजट होगा, और एक 3 साल, 4 साल या 5 साल वाला प्लान, उसका फिक्स रहेगा, और एक 10 साल, 15 साल और 20 साल लॉन्ग टाइम वाला प्लान, ठीक है, जिसको पर्सपेक्टिव प्लान बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो आपका क्लास इतना ही तक रहेगा, ठीक है। कल हम लोग बाकी पढ़ेंगे, बाकी प्लान, क्योंकि एक ही दिन में सब दे देंगे तो उसको पचाना भी तो है। लीजिए।